तो चलिए एक बार फिर से हम आपका स्वागत कर लेते हैं बहुत इजी क्लासेस पर लर्न विद कॉन्सेप्ट। ये है बेटा एपिसोड नंबर 2 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगा पूरा का पूरा टॉपिक कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। कूलम्ब्स लॉ से रिलेटिव जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो इस वीडियो में कर देंगे हम खत्म। उसके बाद देखेंगे लास्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चंस। उसके बाद मिलेगा आपको असाइनमेंट जिसको करना है सोल्व। पहला वीडियो आई होप आप लोग देख चुके हो, ये है सेकंड वीडियो। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि चार्ज के बारे में हमें पूरी नॉलेज मिल चुकी है, ठीक है। और कैसे मिली वो आपको याद हो तो वो कॉन्फ्रेंस हॉल में बहुत सारी भीड़ इकट्ठी थी, वहां से हमें पता चलता गया। उसी भीड़ में एक और आदमी बैठा हुआ था जिसका नाम था कूलाम। क्या नाम था? कूलाम। कूलाम के दिल में आग लग गई कि यार अपने को भी कुछ करना है जिंदगी में, अपने को भी जीवन में कुछ करके दिखाना है। और उसने क्या किया, उसने ये पता लगाने की कोशिश करी कि दो चार्ज अगर सेम नेचर के हैं, यानी या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या नेगेटिव नेगेटिव हैं, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो उसने सोचा कि यार रिपल्जन और अट्रैक्शन कितना हो रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं ना कि वो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। यानी एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, ये एक दूसरे को देखकर क्या हो रहा है बेटा? भाग रहे हैं। इसका मतलब ये इस पर फोर्स लगा रहा है और ये इस पर फोर्स लगा रहा है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा या फिर ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? तो इसके बारे में कूलम ने एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। आज अपना टॉपिक यही है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। चाहे वो वेक्टर फॉर्म हो, चाहे परमिटिविटी हो, चाहे रिलेटिव परमिटिविटी हो, चाहे प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन हो, सारा का सारा यहाँ कवर करेंगे। उसके बाद देखेंगे लास्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चंस। उसके बाद में दिया जाएगा आपको कुछ होमवर्क जिसकी करनी है आपको प्रैक्टिस। शुरू करते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ को। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता था? देखो, कूलम्ब्स ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले, उस पर बेस्ड कुछ बातें बताई। उन्हीं बातों को जानते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ के नाम से। विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ वी कैन फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। कूलम्ब लॉ की हेल्प से हम कोई भी दो चार्जेस के बीच में क्या पता लगा सकते हैं? फोर्स का पता लगा सकते हैं। मान लो ये Q1 है और ये Q2 है और दोनों सपोज कर लो स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। लेट 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 and the distance between them is small r। दोनों की नेचर क्या ली? सेम ली। तो दोनों बताओ कौन सा फोर्स लगाएंगे? रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। यानी Q1 इसको देखकर पता किधर भागेगा? Q1 इसको देख के इधर भागेगा और Q2 इसको देखकर पता किधर भागेगा? इधर भागेगा। यानी ये दोनों एक दूसरे पर कौन सा फोर्स लगाएंगे? रिपेल करेंगे। तो कूलम्ब ने फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया? कूलम्ब का फर्स्ट स्टेटमेंट था कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द बोथ चार्जेस। क्या लाइन लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। दोनों चार्जेस का उसने क्या लिया बेटा? मैग्नीट्यूड लिया। समझ में आ रही है? मैग्नीट्यूड का मतलब पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, हमें ओनली क्या लेनी है? उसकी वैल्यू लेनी है। लाइक यहाँ पर Q1 लिया, यहाँ पर क्या लिया मैंने? Q2 लिया। दिस इज द स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। सेकंड बात उसने क्या बताई कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अभी फील लेंगे इसका, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं बोर्ड में लिखना क्या है अपने को। समझ आ गई बात? नहीं आ गई? तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो 1 और 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 और 2 से मैं ये लिख सकता हूँ कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यानी डिस्टेंस बढ़ाने पर फोर्स कम होगा, मैग्नीट्यूड बढ़ाने पर फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं बेटा? एक कांस्टेंट लगाते हैं और उस कांस्टेंट को यहाँ पर कहा कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है थोड़ी देर के लिए। F इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आया मेरे पास में? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर K क्या है? K इज अ कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन द मीडियम। K इज अ कांस्टेंट विच डिपेंड्स
अपॉन द मीडियम, डिपेंड्स ऑन द मीडियम। अच्छा, ये मीडियम क्या है? ये मीडियम क्या है? के की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी बेटा? मीडियम पर लगेगी। के की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? मीडियम पर डिपेंड करेगी। यानी के क्या है? कांस्टेंट है, जो किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम का मतलब अगर दोनों चार्जेस को मैं एयर में रखता हूं तो अलग फोर्स लगाएंगे, दोनों चार्जेस को अगर मैं पानी में रखता हूं तो अलग फोर्स लगाएंगे, दोनों चार्जेस को अगर मैं कांच के अंदर रखता हूं तो अलग फोर्स लगाएंगे। लगाएंगे नहीं लगाएंगे बोलो? चलो देखो, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। क्या कहा फर्स्ट स्टेटमेंट का? फर्स्ट स्टेटमेंट इसने कहा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2, यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगेगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा फोर्स भी कितना ज्यादा ही लगेगा। मान ले बेटा ये दो आदमी है, देख ये दो आदमी हैं, ये मान लेता हूं मैं Q1 Q2 समझाने के लिए। इनका मैग्नीट्यूड खूब है, मैग्नीट्यूड क्या है इनका? तगड़ा है। और इन दोनों की लड़ाई हो रही है। देख नेचर सेम लिए, मैंने नेचर सेम लिए, तो ये दोनों कौन सा फोर्स लगा रहे होंगे बोल एक दूसरे पे? रिपल्सन। यानी इनमें हो रही होगी भयंकर लड़ाई। तो बता, इनकी लड़ाई में क्या आसपास वाले लोग इसको बचाने जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ये तगड़े तगड़े हैं। तगड़े तगड़े होने का मतलब है इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कितना है? बहुत ज्यादा है। और तगड़े कर दे बेटा, जितने ज्यादा तगड़े करता जाएगा तो लड़ाई उतनी भयंकर होती जाएगी। इसका मतलब उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। मतलब चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ा देने पर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, देख अब दो कोई छोटे छोटे से बच्चे हैं, दो कोई छोटे छोटे से बच्चे हैं जो आपकी गली में लड़ रहे हैं। इनके अंदर लड़ाई हो रही है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तुम चाहे बिल्कुल खत्म सिंह हो, तुम बिल्कुल पतले हो, है ना, थोड़ी तेज हवा चलती है तो उड़ जाते हो, लेकिन इन बच्चों की लड़ाई को छुड़ाने के लिए कैसे कहोगे? चल भगा दोगे इसको आप लोग, है ना? क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड कम है। एक चांटा दिया, एक को इधर फेंकोगे, एक को उधर फेंकोगे, उठा के चलो भागो। यानी इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कितना होगा? कम होगा। यानी फोर्स की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड पर। मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये भी तो चार्ज ही हैं, ये दोनों चार्ज मान ले, ये दोनों चार्ज मान ले। यहां तो नहीं गया तू बचाने, वहां तो तूने बचा दिया। तूने कूलम्स लॉ पढ़ रखा है क्या? नहीं पढ़ रखा। क्यों गया बचाने? पता चला फिजिक्स जो है हमारे दैनिक जीवन में डेली काम आ रही है। अब वो पता नहीं कैसे कैसे आ रही है। समझ आ रही बात? नहीं आ रही भाई? क्लियर हुई बात? नहीं हुई? अच्छा, दूसरी बात लेते हैं। चलो इन्हीं एग्जांपल से। डिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब डिस्टेंस दोनों चार्जेस की बीच की, डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच की जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना ही कम होगा। डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना ही कम होगा। अब मैग्नीट्यूड को छोड़ दो, यानी अब मैग्नीट्यूड तो ये, अब चार्जेस को छोड़ दो। चार्ज तो क्या ले लिया अपन ने? मैग्नीट्यूड सेम ले लिया। अब डिस्टेंस की बात है। डिस्टेंस पे देखो अब आप लोग यही एग्जांपल ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड सेम है तो एक तो ये दोनों बिल्कुल पास पास लड़ रहे थे, दूसरा ये यहां पर खड़ा हुआ है इनके घर की छत पे, और ये खुद के घर की छत पर खड़ा हुआ है। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो बताओ कब लड़ाई ज्यादा होगी? यानी कब ये एक दूसरे को रिपेल ज्यादा करेंगे? इस सिचुएशन में रिपेल करेंगे ना जब डिस्टेंस पास में है, तो लात घूं से चल सकते हैं। यहां से तो क्या चल रही होगी? मुंहजोरी चल रही होगी खाली। यहां से तो क्या कर रहे होंगे खाली ये, हाँ मुंहजोरी चल रही होगी भयंकर, लेकिन फोर्स कम है। इनकी डिस्टेंस और बढ़ा दे, इनकी डिस्टेंस और बढ़ा दे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी। डिस्टेंस और बढ़ाता जा बढ़ाता जा बढ़ाता जा, फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। डिस्टेंस कर दे इनफाइनाइट तो फोर्स की वैल्यू जीरो। बात आई? समझ में नहीं आई? यानी दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड अगर सेम है लेकिन वो पास पास रखे हुए हैं तो फोर्स ज्यादा होगा, उनको दूर कर देंगे तो फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। और चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ा देने पर फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। यही बात किसने बताई? कूलम्ब्स ने बताई, और इसको जाना जाता है कूलम्ब्स लॉ के नाम से। यहां तक समझ में आया? दूसरी बात जो इसके अंदर आती है, फोर्स की वैल्यू बेटा डिपेंड करती है किस पर? मीडियम पर। मीडियम क्या होता है? देख सुन, ये दोनों हैं Q1 और Q2। इन दोनों को अपन एक तो लड़वा रहे हैं हवा में। कहां पे लड़ रहे हैं? यानी अपने आसपास मोहल्ले में लड़ रहे हैं, हवा में लड़ रहे हैं। दूसरा, इनको ले जा बेटा पानी में। क्या यार ऐसे मत करो, तुम लोग पानी के अंदर लड़ो। कहां पर लड़ो? पानी के अंदर। बता कहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा? हवा में तेज घुसा पड़ेगा या पानी में? या फिर इन दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं कांच की, फिर कहते हैं अपन कि भाई अब लड़ो। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो बता फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। इसी तरह चार्जेस को अपन कहां पर रखें?
तो वो किस पर डिपेंड करेगा, मीडियम पर डिपेंड करेगा। और मीडियम के लिए एक नई टर्म अपन लोग पढ़ने वाले हैं, उसको ध्यान से सुनना आप लोग। तो ये था बेटा कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट, सबको पता होना चाहिए कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट। विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ वी कैन फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, तो K की वैल्यू क्या होती है? देखो सबसे ज्यादा जो फोर्स लग सकता है मुझे बता दो कहाँ लगेगा। सबसे ज्यादा फोर्स हवा में, पानी में, या और कोई सा मीडियम ले लो तुम लोग। तो सबसे ज्यादा जो फोर्स लगता है वो कहाँ लगेगा? एयर के अंदर लगेगा। एयर या वैक्यूम, दोनों को एक ही मानकर चलेंगे। क्यों मानकर चलेंगे अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको, है ना। यानी फोर्स एयर या वैक्यूम में लगेगा, और एयर या वैक्यूम के लिए K की वैल्यू होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। यूनिट ध्यान रखनी है, यूनिट क्या करनी है बेटे, ध्यान रखनी है। देख यूनिट कैसे निकालते हैं, मैं सारी चीज़ सिखाऊंगा तेरे को, है ना, घबराने का ना। अच्छा, K किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पर डिपेंड करता है। अगर मीडियम एयर है तो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको सॉल्व करने पर आंसर आता है मेरा कितना, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये बात आपको याद रख लेनी है। अच्छा, 4 तेरे को पता ही है, पाई की वैल्यू पता कितनी होती है, 22/7, ये 3.14। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? ये तो नई चीज़ आ गई। ये क्या आ गई बेटा, नई चीज़ आ गई। और नई चीज़ आ गई तो अपने को पढ़नी पड़ेगी। इसी को बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? परमिटिविटी। तो नया टॉपिक आ रहा है इसके अंदर आपके पास में, परमिटिविटी। उससे पहले देख मैं इस फॉर्मूले को कैसे और लिख सकता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। निगाह हटी तो दुर्घटना घटी। देख, घबराए मत, बस देखते रहे। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ अगर चार्जेस Q1 और Q2 हैं, R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और कहाँ पर रखे हुए हैं, एयर में। तो ये मैं ये वाला फॉर्मूला इजीली याद कर सकता हूँ। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? अब बात करते हैं बेटा किसकी हम लोग, अगर मीडियम भाई एयर की जगह कुछ और आ गया तो सर हम क्या करेंगे? मीडियम की जगह अगर एयर कुछ और आ गया तो बताओ हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम? कहीं मत जाओ, यहीं पर बने रहो। बस देख, मिटाने में थोड़ा सा टाइम लगा। देख, अगर मीडियम कुछ और आ जाता है, मीडियम के आगे मेरे पास में कुछ और, तो उसी के लिए एक नया टॉपिक आता है हमारे पास में जिसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? परमिटिविटी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इसको? एप्सिलॉन। ध्यान रखना भाई, क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन के आगे अगर मैंने 0 लगा दिया, इसको बोलते हैं नॉट। तो क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलेंगे इसको? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होगा परमिटिविटी ऑफ एयर। परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम के लिए हम लोग किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसकी वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखें 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। यूनिट बताऊंगा, टेंशन मत लेना। परमिटिविटी बताता हूं, देख पहले तेरे को। यानी सपोज कर ले एयर के अलावा अगर कोई दूसरा मीडियम आ जाता है तो क्या करना अपने को? देख सुन, फोर्स का फॉर्मूला बता एयर के लिए क्या है? फोर्स का फॉर्मूला है एयर के लिए तो F0 लिख दूं, यानी एयर के लिए फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला सर ये है, ये तो आपने हमें बता दिया, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। इनटू में Q1 Q2 में R²। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई दूसरा मीडियम आ जाता है, किसके लिए? फॉर एनी मीडियम। फॉर एनी मीडियम, यानी सर एयर के अलावा दूसरा मीडियम आ गया तो क्या करेंगे? एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम आ गया तो क्या कर देंगे? कुछ भी नहीं करना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है बेटा? एप्सिलॉन R से मल्टीप्लाई कर देना है। एप्सिलॉन R क्या है अब यहाँ पर? एप्सिलॉन R को बोलते हैं बेटे रिलेटिव परमिटिविटी। ध्यान से सुनना, ध्यान से, नया टॉपिक है, रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन R क्या बोलते हैं हम लोग? रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कर रहे हो सर, ये पता ही नहीं चल रहा? मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से रहे, तगड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहां तक बता दे, समझ में आया नहीं आया? सीधी सी बात मैंने आपको क्या बताई, अगर दोनों चार्ज एयर में रखे हुए हैं तो फॉर्मूला कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। ये है क्या, बता रहा हूँ, परमिटिविटी। अगर सर मीडियम कोई दूसरा आ गया तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग? एप्सिलॉन R से कर देंगे। और नहीं करें तो बेटा मत कर दे, किसको ऐसे लिख ले, ऐसे लिख ले, रोए मत। Fm = 1/4
4 पाई एप्सिलॉन मीडियम की लिख दे, कहानी खत्म कर दे, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चलट, समझ आई बात नहीं आई? क्या कहा मैंने? चाहे तो ये वाला फॉर्मूला लिख दे, चाहे तो ये वाला फॉर्मूला लिख दे। एप्सिलॉन एम का मतलब क्या हो गया? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन एम का मतलब क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो पहले देखते हैं, चलिए परमिटिविटी है क्या? परमिटिविटी है क्या? ये है क्या ये परमिटिविटी? तो देख, ध्यान से सुनना, परमिटिविटी क्या है। F इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है मेरे पास? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, यानी कोई भी एप्सिलॉन है वो नीचे ही आ रहा है ना, तो एप्सिलॉन से लिख दिया मैंने, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सब चीज़ों को हटा दे। तो बता, एप्सिलॉन नीचे आ रहा है क्या? और अगर एप्सिलॉन नीचे आ रहा है तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, कैसे लिख सकता हूं कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन। यहां से बनाएंगे हम लोग डेफिनेशन। क्या लिख सकता हूं मैं? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमिटिविटी की वैल्यू आप बढ़ाते जाओ तो फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ाते जाओ तो फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। दैट मीन्स परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम दैट इंक्रीज इट्स ऑन फील्ड टू डिक्रीज द फोर्स। यानी ये खुद की वैल्यू को इंक्रीज करती है, किसकी वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए? फोर्स की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए। परमिटिविटी क्या है? प्रॉपर्टी है किसी भी मीडियम की, जो क्या करती है? दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको कम करने की कोशिश करेगी। और क्या लिख सकते हैं? परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइन द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स को डिटरमाइन करेगी। कि भाई पहले मीडियम बताओ, उसके बाद मैं बताऊंगी फोर्स कितना लग रहा है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? परमिटिविटी, है ना। इसका यूज क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ये कैपेसिटेंस में जाकर हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई आखिर ये क्या है, कैसे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो देखो, सीधी सी बात क्या है, परमिटिविटी की डेफिनेशन आपको लिख देनी है, जो भी मैंने बोली। क्या है परमिटिविटी? समझ आ गई? बात नहीं आ गई? अगर एयर होगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा? बोलो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मीडियम होगा तो किससे मल्टीप्लाई कर देना है? एप्सिलॉन आर से कर देना है। एप्सिलॉन आर को बोलते हैं बेटा रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसके बारे में मैं बताऊंगा, इसके बारे में आपसे कभी कभी पूछ लेता है वो कि डेफिनेशन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको बोलते हैं या फिर रिलेटिव परमिटिविटी किसको कहेंगे। बात आ गई? समझ में नहीं आ गई? तो देखो, यहां से अगर आप देखो, ये दोनों फॉर्मूला किसके हैं बताओ? FM, मीडियम में लगने वाले फोर्स के फॉर्मूलाज हैं दोनों। तो यहां पर कंपेयर करोगे तो एप्सिलॉन एम किसके बराबर आ रहा है? बोलो, एप्सिलॉन आर इंटू में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एम किसके बराबर है? एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन आर। दोनों फोर्स के फॉर्मूला हैं। एप्सिलॉन एम किसके बराबर है? एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन आर। फॉर्मूला ध्यान रखो ये वाला। आगे बढ़ते हैं। एप्सिलॉन एम रिलेटिव परमिटिविटी बताऊंगा मैं आपको। क्या बता रहा हूं? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। तो देखो, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? मैंने बताया अभी आपको कि एप्सिलॉन आर इनटू में एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आया था? एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ एयर। एप्सिलॉन एम क्या है? बोलो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ध्यान रखना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम को एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहा जाता है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम को एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहते हैं। यहां से अगर मैं एप्सिलॉन आर निकालना चाहूं तो क्या होगा बताओ? एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कैसे करोगे? इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ एयर। Relative permittivity is defined as the ratio of permittivity of medium to permittivity of air is known as the relative permittivity। क्या बोलते हैं उसको? रिलेटिव परमिटिविटी। बात आ गई? समझ में नहीं आ गई? और एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो एयर के लिए कितनी होती है बेटा? ध्यान रखना, एयर के लिए होती है हमारे पास में 1.00054। एप्सिलॉन आर की वैल्यू वैक्यूम के लिए होती है हमारे पास में कितनी? 1। एप्सिलॉन आर की वैल्यू वाटर के लिए होती है हमारे पास में 80। अच्छा,
तो सर इनकी कोई यूनिट नहीं होती क्या? यूनिट नहीं होती बेटा। क्यों नहीं होती यूनिट? देख ऊपर भी एप्सिलॉन नीचे भी एप्सिलॉन, तो क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। अभी अपने को यूनिट देखनी है किसकी? के की और एप्सिलॉन की। ध्यान रखना ये जो वैल्यू आई है बेटा ये किसकी आई है? एप्सिलॉन आर की वैल्यू है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू मैं कह रहा था आपसे कि एयर या वैक्यूम के लिए सेम ली जाएगी। तो एयर या वैक्यूम के लिए अगर आप देखो तो लगभग बराबर ही है, इक्वल है अप्रॉक्स से। इसलिए एयर या वैक्यूम के लिए कितना माना जाता है? 1 माना जाता है। अच्छा एक और ध्यान रखो, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कंडक्टर के लिए कितनी होती है? कंडक्टर के लिए होती है बेटा इनफाइनाइट। कंडक्टर के लिए कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहां से, अब बताओ परमिटिविटी जितनी ज्यादा फोर्स उतना कम, परमिटिविटी जितनी कम फोर्स उतना ज्यादा। तो परमिटिविटी सबसे कम किसकी है बताओ? एयर की है या वैक्यूम? तो सबसे ज्यादा जो फोर्स लगता है वो एयर या वैक्यूम में लगता है, और सबसे कम जो फोर्स लगता है वो लगता है मेटल या फिर कंडक्टर में। अगर मीडियम मेटल या कंडक्टर है तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और अगर मीडियम एयर है तो फोर्स क्या होगा इस सिचुएशन में? मैक्सिमम होगा। यहां तक आई बात? नहीं आई? बोलो समझ में। वापस ध्यान दें, F इज इक्वल टू फॉर्मूला आया मेरे पास में एयर के लिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। कोई दूसरे मीडियम के लिए बोलो क्या आया मेरे पास में? 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। खाली किससे मल्टीप्लाई कर देना है? बोलो एप्सिलॉन R से नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि एप्सिलॉन M या एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू मुझे पता नहीं होती, इसलिए अपन लोगों को दूसरा मीडियम देता है तो उसके लिए क्या कर देते हैं हम लोग? नीचे एप्सिलॉन R से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात आगे समझ में नहीं आ गई? ये एयर के लिए है, ये कोई मीडियम के लिए फोर्स का फॉर्मूला है जो किसने बताया? कूलाम ने बताया। अब मैं बताता हूँ आपको कि सर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? तो बेटा ध्यान रखना, एप्सिलॉन नॉट क्या है बताओ? परमिटिविटी ऑफ एयर। और एप्सिलॉन एयर क्या, और एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर। यहां बहुत कंफ्यूज होते हो आप लोग। रिलेटिव परमिटिविटी तो कितनी होती है बता? 1 एयर के लिए, और परमिटिविटी होती है बेटा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। घबराएं मत, यूनिट वगैरह सब डिस्कस करने वाले हैं। अब बात आई कि नहीं आई? पहले तो यहां तक ये बात समझ। चलिए देखो एक बार मैं वापस बताता हूं फॉर्मूला। दो चार्जेस के बीच में फॉर्मूला क्या होता है बोलो? अगर मीडियम एयर है, मीडियम क्या है? एयर, तो फॉर्मूला क्या हुआ बताओ? F नोट इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। या फिर इसी को मैंने क्या लिखा था बताओ? K की वैल्यू कितनी लिखी थी? K इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नोट, या फिर इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि यूनिट कैसे निकालते हैं। जिनको आता है वो आगे बढ़ा दें। देखो K की यूनिट निकालनी है मुझे। किसकी यूनिट निकालनी है? K की। तो फॉर्मूला क्या है बताओ? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की यूनिट निकालनी है तो R स्क्वायर को उधर ले जाओ। फोर्स की यूनिट क्या होगी बोलो? न्यूटन। R स्क्वायर इसके पास में आएगा तो मीटर स्क्वायर। K के साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहे हैं? Q1 Q2। Q की क्या होती है? कूलम। इसकी भी क्या होगी? कूलम, यानी ये नीचे आएगा तो कूलम का स्क्वायर। इसका मतलब K की यूनिट क्या आ गई मेरे पास? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। क्लियर है भाई बात यहाँ तक? और एप्सिलॉन नोट को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ एयर। परमिटिविटी ऑफ एयर। परमिटिविटी ऑफ एयर की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अच्छा यूनिट देखो उल्टी हो जाएगी बेटा इसकी। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू निकालनी है तो इसको उल्टा कर दो, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट की थोड़ी यूनिट होती है। इसका मतलब किसकी यूनिट निकालनी है मेरे को? इसकी उल्टा। ये देख, ये हल्की सी बात है, कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। इसके बाद हमने बताया आपको रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बताई? बता। रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला देख कैसे, ध्यान रखना, मजा आ जाएगा तेरे को। रिलेटिव परमिटिविटी के लिए फॉर्मूला ध्यान रख तू तो पहले फोर्स का। बता क्या था? एयर का जो फॉर्मूला है ना सर, क्या कि सर जो एयर का फॉर्मूला है ना, वहां पर आप एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर दो, उसी को क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। और ये फॉर्मूला फोर्स का कब आता है बता? जब कोई मीडियम होता है।
इसका मतलब ये पूरी परमिटिविटी किसकी हो गई, मीडियम की परमिटिविटी हो गई। आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे एप्सिलॉन के, तो इसलिए अपने को याद रखना है। तो एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोड इनटू एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बता, ये हो गई रिलेटिव परमिटिविटी। यहां से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है एक कि राइट द यूनिट ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी। तो क्या होगी बताओ यूनिट, इट इज यूनिट लेस है। देख इसकी यूनिट होगी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी भी वही होगी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कैंसिल आउट। तो एप्सिलॉन आर कैसी होती है बताओ, यूनिट लेस होती है। एप्सिलॉन आर इज द यूनिट लेस, एप्सिलॉन आर को क्या बोलते, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये कूलम्स का लॉ है। कूलम ने क्या बता दिया भाई, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स बता दिया उसने, उसके बाद परमिटिविटी बता दी, उसके बाद ये बता दिया कि फोर्स जो है वो डिपेंड करता है किस पर, मीडियम पर डिपेंड करता है। हमने वो एग्जांपल से करा, दूसरा हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देख सोच, अगर तू मेरे से लाइव पढ़ रहा होता, कैसे पढ़ रहा होता, लाइव, तो हमारे बीच में मीडियम क्या होता बता, एयर होता। और अगर हमारे बीच में मीडियम एयर होता तो तू इधर उधर नहीं देख पाता, तो ये जो नोटिफिकेशन चेक करके गायब नहीं होता। समझ आ रही बात नहीं आ रही। अब हमारे बीच में मीडियम क्या आ गया, खतरनाक चीज आ गई, मोबाइल, जो कतई डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट है। पता नहीं यहाँ तक तू पहुँच पाया या नहीं पहुँचा। यहाँ तक अगर आप पहुँचे हो तो बहुत अच्छी बात है, यानी आपने डिस्ट्रैक्शन को कर दिया साइड। इसका मतलब हो गए हो अब आप तैयार किसके लिए, युद्ध के लिए, जो आपका होगा 1 साल के बाद, ये जब भी आप वीडियो देख रहे हो तब। तो ये है कूलम्स लॉ, यानी कूलम ने क्या बताया, कूलम ने हाथ खड़ा कर दिया और क्या बताया कि मैं बताऊंगा दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, और उसने तुरंत फॉर्मूला दे दिया निकाल के, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब बेटा यही फॉर्मूला चलेगा आगे बहुत देर तक, तो अपने को ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर वो क्या ध्यान रखनी है कि दोनों चार्जेस का ओनली क्या लेना है अपने को, मैग्नीट्यूड। ये नहीं लेना कि पॉजिटिव है तो प्लस में लिखूंगा, नेगेटिव है तो माइनस में, नहीं, दोनों किस में लिखेंगे हम लोग, प्लस में लिखेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम लोग है ना लास्ट में सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए भाई, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म क्यों पढ़ा रहे हो सर, क्योंकि बेटा जो फोर्स है ना, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है बता, वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है, हाँ सर वेक्टर क्वांटिटी है, तो पढ़ ले, टॉपिक का नाम डाल ले, वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। ठीक है, देखो यानी डायरेक्शन पता चलनी चाहिए ना, कि सर बता तो दिया आपने, कि भाई बता तो दी, लेकिन पता कैसे चलेगी, लिखनी तो पड़ेगी ना उसमें कॉपी में कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। अभी एक क्वेश्चन और बताऊंगा तेरे को, दिमाग खराब हो जाएगा तेरा। देख पहले ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ मतलब वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की कौन सी फॉर्म देखने जा रहे हैं हम लोग, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब कुछ भी नहीं है, खत्म हो जाएगी शुरू होने से पहले। देख बेटा, ये दो चार्ज लिए थे उसने, एक तो लिया था Q1 लिया, ठीक है सर, दूसरा कौन सा चार्ज लिया, दूसरा लिया था सर उसने Q2 लिया था। अच्छा, दोनों को पता कितनी डिस्टेंस पर रखा था, कि सर दोनों को R डिस्टेंस पर रखा था। अच्छा, दोनों की नेचर सेम ली थी क्या उसने, हाँ सर सेम ली थी, ठीक है मैंने सेम ले ली। दोनों एक दूसरे पर कौन सा फोर्स लगाएंगे बता, से नेचर सेम है तो रिपल्सन लगेगा। यानी अगर मैं इसको पकड़ लेता हूं तो बता ये इसको देख के किधर भागेगा, ये भागेगा इधर। और इसको लिखते कैसे हैं, दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा है, किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से, तो क्या लिखूंगा, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू 1। सीख ले, फोर्स ऑन चार्ज सेकंड ड्यू टू चार्ज फर्स्ट। क्लियर है। अच्छा, इधर देख, अगर मैं Q2 को पकड़ लेता हूं, Q2 को रेस्ट में रखता हूं, तो Q1 किधर भागेगा बोल, Q1 किधर भागेगा, इस डायरेक्शन में भागेगा। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सीख ले, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। बात आ गई समझ में नहीं आ गई बोल। अच्छा, डायरेक्शन देख, 2 से 1 की तरफ जब ये जाएगा तो डायरेक्शन किधर होगी, 2 से 1 की तरफ। कैप लगा देता हूँ, यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं खाली ना, और 1 से 2 तो इधर क्या लिख दूंगा, R1 2। डायरेक्शन किधर लिख दी मैंने, 1 से 2 की तरफ। डायरेक्शन दोनों की अपोजिट लिखी है, डिस्टेंस दोनों की सेम है, बट डायरेक्शन क्या लिख दी मैंने, अलग अलग लिख दी। जब ये इधर से इधर जाएगा तो R2 1, और ये इधर से इधर जाएगा तो 1 से 2 की तरफ। बात अभी समझ में नहीं आ गई। अच्छा सर, आप ऐसा क्यों करते हो कि आप इसको तो पकड़ लेते हो फिर इसको भगाते हो, फिर इसको पकड़ लेते हो फिर इसको भगाते हो।
ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अपन यूनिट कौन सी पढ़ रहे हैं बता, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी जब चार्ज रेस्ट में है तो स्टडी करनी है अपने को। अगर तू दोनों को छोड़ दे तो दोनों भागेंगे तो किस में हो जाएंगे बता, मोशन में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ से हुई है, समझ में आ रही बात नहीं आ रही? यानी एक चार्ज को तो मैंने पकड़ लिया, ये देखिए पकड़ लिया इसको, और इसको ये भागा, ये इसने इस पर कितना फोर्स लगाया, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस बार मैंने इसको पकड़ लिया तो ये भागेगा, इसको पकड़ूंगा तो ये भागेगा, और कितना फोर्स लगाएगा बता, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। बोल यहाँ तक अगली बात समझ में नहीं आ गई? तो क्या लिखेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, आर स्क्वायर। देख बेटा ये तो वेक्टर है, ये तो स्केलर है। क्या सर ये तो वेक्टर हुई नहीं, तो वेक्टर के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, यूनिट वेक्टर। यानी कैप जो मैंने लिखा है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी उसका मैग्नीट्यूड तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो क्या दिखाएगा मेरे को, डायरेक्शन बताएगा। तो देख फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये लग रहा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो डायरेक्शन कौन सी आएगी बताए इसके अंदर, R21 कैप। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, चार्ज नंबर सेकंड फर्स्ट पर फोर्स लगा रहा है किस डायरेक्शन में, R21, 2 से 1 की तरफ। तो डायरेक्शन लिख देता हूं मैं यहां पर R21 कैप, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप लोगों को क्या लिखना है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। बेटे जो मैं बोल रहा हूं ना मन में, ये आपको लिखना है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ऐसे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इस तरीके से लिखना है ना। एक चल मैं लिख देता हूं, फोर्स ऑन 2 का मतलब Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू Q2, ऐसे पहले वाले में लिख लेना। तो क्या होगा बोल फॉर्मूला, तो के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर होगा। सर मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, किसने बताया, कूलम नहीं तो बताया। तो डायरेक्शन देख, डायरेक्शन का पता कैसे लगाएंगे भाई, देख 2 से 1 की तरफ, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 दूसरे पर चार्ज लग रहा है, कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, 1 दूसरे पर चार्ज लगा रहा है, तो पता डायरेक्शन किधर होगी, 1 से 2 की तरफ। इसका मतलब R12 कैप, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 में अगर आप देखोगे तो ये वाला पोर्शन तो दोनों में क्या है, सेम है। ये वाला पोर्शन दोनों के अंदर सेम है, बट डायरेक्शन दोनों की अलग है। इसकी डायरेक्शन किधर है, 2 से 1, इसकी डायरेक्शन किधर है, 1 से 2। इसका मतलब मैं ये लिख दूं कि डायरेक्शन ऑफ 1 से 2 इज इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द 2 से 1। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है। इतनी तो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, लेकिन डायरेक्शन जब 1 से 2 है तो 2 से 1, तो माइनस लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अगर माइनस है तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूं ना इसको, देख, सो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू नेगेटिव फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये होगा तेरा वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। यानी दो चार्ज रखे हुए हैं जो कितनी डिस्टेंस पर हैं, r डिस्टेंस पर हैं, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे उसका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी, अलग होगी। मैग्नीट्यूड इज सेम, डायरेक्शन इज अपोजिट। और जो फोर्स लगेगा वो बता कैसे लगेगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। कैसे लगेगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। इसका मतलब देख इन दोनों चार्जेस को मिला दे, इन दोनों चार्जेस को मिला दूंगा तो इसको पकड़, तो ये इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही मूव करेगा, यानी फोर्स उधर ही लगेगा। यानी ये भागेगा तो ये इधर ही भाग सकता है, सीधी लाइन में, बिल्कुल नाक की सीट में। ऐसा नहीं कि मौका देख के ओ यार ये फोर्स तो लगा ही रहा है, लाओ इधर निकल जाता हूँ या इधर निकल जाता हूँ, नहीं। फोर्स हमेशा कैसे लगेगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस, यानी ऐसे ही भाग सकता है। ऐसे नहीं भागेगा कि यार ये इस पे फोर्स तो लगा रहा है, इधर निकल जाऊंगा, इधर नहीं। बात ही समझ में नहीं आई। फोर्स कैसे लगेगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगेगा। पॉइंट नंबर 1 लिख लो इनको। फोर्स क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज अपोजिट अलोंग द लाइन जॉइनिंग। कैसे लग रहा है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। और जो फोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगते हैं उनको बोलते हैं बेटा सेंट्रल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स।
और सेंट्रल फोर्स बोला मैंने, तो अगला पॉइंट होगा इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, यानी ये वाला फोर्स क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ये वाला फोर्स क्या रहता है, कंजर्व। कंजर्व कैसे रहेगा, देखो इस माइनस वाले फोर्स को इधर लाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल में क्या आ जाएगा, जीरो, यानी टोटल फोर्स जीरो है। इसका मतलब फोर्स क्या रहा हमारा, कंजर्व रहा है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। दो चार्जेस के बीच में लगता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, दो बॉडीज पर लगता है। बता इससे मिलता जुलता फोर्स कौन सा है। अगर आपने पढ़ा हो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन रिएक्शन, याद है क्या, दो बॉडीज पर लगता था, अलोंग द लाइन जो नहीं लगता था, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगता था, उसी को तो बोलते थे एक्शन रिएक्शन। इसका मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसी को फॉलो करता है, या फिर ये इसको फॉलो करता है। यानी कूलम्ब्स लॉ किसको फॉलो कर रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। तो इसको घुमा के ऐसे भी पूछ सकता है, डिड्यूस द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्या करना है अपने को, ये करना है। बात आगे समझ में नहीं आ गई, क्लियर है भाई। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड कितना होगा, इक्वल होगा। यानी पहला दूसरे पर फोर्स लगाए या दूसरा पहले पर फोर्स लगाए, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन क्या होगी, उसकी अपोजिट होगी। तो इसी को बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। क्लियर है भाई। अच्छा, ये था बेटा आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग लिमिटेशंस ऑफ द कूलम्ब्स लॉ, यानी कूलम्ब्स लॉ की क्या क्या लिमिटेशन है। क्या सर चार्ज कहीं पे भी रखा हुआ है, कितनी भी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, सब जगह लग सकता है कि ये नहीं लग सकता, कब कब ये लग सकता है, तो उसके लिए लिमिटेशंस है, क्वेश्चन से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राइट द लिमिटेशंस ऑफ द कूलम्ब्स लॉ, या कूलम्ब्स लॉ कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है, उसके लिए वाला टॉपिक डाल लें अब आप लोग, लिमिटेशंस ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। देखो लिमिटेशंस ऑफ द कूलम्ब्स लॉ, देखें भाई लिमिटेशंस ऑफ द कूलम्ब्स लॉ देखते हैं हम लोग। लिमिटेशंस ऑफ द कूलम्ब्स लॉ, नंबर 1 लिमिटेशंस। पहली बात, चार्ज किस में होना चाहिए, चार्ज शुड बी एट रेस्ट। रेस्ट में होगा तभी तो कूलम्ब्स लॉ लगेगा, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ ने जो फोर्स बताया उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब चार्ज रेस्ट में है तभी ये फोर्स लगेगा। दूसरी बात, जो चार्ज है वो कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज किसको बोलते हैं भाई, यानी वो उसकी जो डायमेंशन है वो कम होनी चाहिए, डिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, पॉइंट चार्ज। लाइक ये मार्कर है, इसको मैं बहुत ऊपर फेंक दूंगा तो मुझे किसकी तरह नजर आएगा, ये पॉइंट की तरह नजर आएगा, यानी डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो डायमेंशन क्या हो गई, इसकी कम हो गई। तीसरी बात, चार्ज किस में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, पॉइंट चार्ज पर लगना चाहिए। नेक्स्ट, और ये जो इंपॉर्टेंट बात है ये क्या है बेटा, इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लास्ट और इंपॉर्टेंट बात, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द रेंज लेस देन 10⁻⁻15 मीटर या फिर फर्मी मीटर। 10⁻⁻15 में क्या बोलते हैं, फर्मी, यानी 10⁻⁻15 मीटर से अगर कम डिस्टेंस पर दो चार्जेस रखे हुए हैं तो उनके बीच में हम लोग इस फोर्स को नहीं लगा सकते। ये रेंज याद है आप लोगों को, किसकी रेंज होती है, ये न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की रेंज कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। यानी दो प्रोटॉनों के बीच में अगर न्यूक्लियस में वो फोर्स पूछ ले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन सर फोर्स तो लगेगा, हाँ लगेगा। उस फोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। उस फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो उसको न्यूक्लियर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, इनको बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। तो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, रेंज शुड बी लेस देन 10⁻⁻15 मीटर और फर्मी मीटर। व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस, because there will be a force act which is known as the strong nuclear force। ये थी बेटा आपकी लिमिटेशंस ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। क्लियर है। अब एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन तो मैं हाथों हाथ बताता हूँ तुम्हारे को, देखो सुनना, अच्छे क्वेश्चन हैं, एक दो देखते हैं हम लोग क्या है। वो बोल दे कि भाई दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से है, Q1 एंड Q2 इज ग्रेटर देन 0। तो बताओ चार्ज की नेचर क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी। क्या कह रहा है कि Q1 और Q2 की वैल्यू क्या है बेटा, ग्रेटर देन 0 है। तो बताओ अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी। तो बताओ ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब ये दोनों कैसे हों, पॉजिटिव हों।
या फिर ये दोनों कैसे हों, नेगेटिव हों, तभी तो ग्रेटर देन 0 होगा। और इस सिचुएशन में फोर्स कैसा होगा बोलो, रिपेल। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ध्यान रखना, इसका अपोजिट दूसरा क्वेश्चन पूछ ले आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 के Q1 और Q2 अगर लेस देन 0 हैं तो बताओ फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। यानी Q1 और Q2 क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव में वैल्यू आनी चाहिए, और वैल्यू नेगेटिव में कब आएगी दोनों चार्जेस की, जब एक तो पॉजिटिव होगा और दूसरा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो लेस देन 0 होंगे ये, है ना, तो ये लेस देन 0 होंगे, तो ये लेस देन 0 होंगे, और लेस देन 0 होंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब ये क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बोलो भाई, बात आगे समझ में नहीं आ गई, हल्के हल्के से क्वेश्चन है। चलो एक और देखते हैं अच्छा सा, क्या है क्वेश्चन कि डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ फोर्स। फोर्स की टर्म में आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बताइए। देखो बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत आगे तक चले गए ना, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, तो अच्छे से क्लियर करें उसको, है ना। डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ फोर्स। फोर्स की टर्म में मेरे को क्या क्या बताना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैसे, जैसे अभी आपको याद हो तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या आया था मेरे पास में, एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, याद है। रिलेटिव परमिटिविटी किसकी फॉर्म में बताओ, परमिटिविटी की फॉर्म में। अब पूछ रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी को फोर्स की फॉर्म में लिखो। किसकी फॉर्म में लिखना है, फोर्स की फॉर्म में। तो लिख सकते हैं अपन लोग इजीली, कैसे लिखेंगे, देखो हमें पता है फोर्स इन एयर कितना होता है बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और मीडियम का फोर्स बताओ कितना होता है, कि सर मीडियम का तो इतना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, मीडियम लिख दूं यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मीडियम लिखना चाहो मीडियम लिख लो, चाहो तो चलो वही लिख लेते हैं सीधा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, कहानी खत्म। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। आ जाएगा नहीं आ जाएगा बोलो, देखो इससे तो ये चल जाएगा पूरा 1/4 पाई से, एप्सिलॉन नॉट से भी एप्सिलॉन नॉट गया, Q1 Q2 आर स्क्वायर से Q1 Q2 आर स्क्वायर गया, तो क्या बच गया, नीचे के नीचे कितना बच गया, एप्सिलॉन आर बच गया। तो एप्सिलॉन आर बोलो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, देखना भाई ध्यान से कैसे जाता है ऊपर, देखो ये देखो, इसको यूँ करोगे तो उधर उल्टा होके जाएगा नहीं जाएगा ये, और उल्टा होके जाएगा तो एप्सिलॉन आर कहाँ पहुँचेगा, ऊपर पहुँचेगा। आगे बस समझ में, देखो ये दो टर्म है, इसके नीचे दोनों टर्म है, इसको ऊपर ले जाऊंगा मैं तो ये उल्टा हो जाएगा, देखो उल्टा हो गया, एप्सिलॉन और ऊपर गया, और एप्सिलॉन और ऊपर गया तो एफ नॉट अपॉन में एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर बराबर एफ नॉट अपॉन में एफ एम। यानी रिलेटिव परमिटिविटी इन द टर्म ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर to force in medium. Relative permittivity is the ratio of force in air to force in medium. और relative permittivity in the term of the permittivity of medium to permittivity of air. क्लियर है। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं आगे बढ़ाना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन में एफ एम। समझ आ गई बात, नहीं आ गई? तो ये 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए अब अगला टॉपिक होगा भाई हमारा, देखो ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ। तो कूलम ने क्या बता दिया भाई, दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है, ये किसने बता दिया, हमारे को कूलम ने बता दिया। अब सुनो, याद है क्या मूवी कहाँ से स्टार्ट हुई थी हमारी, चार्ज से स्टार्ट हुई थी। अब हम कहाँ तक पहुँच गए कि दो चार्जों में अगर लड़ाई हो रही है या फिर प्यार हो रहा है तो वो कितना फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। ये बात बताओ किसने बताई, कूलम ने बताई। और ये बहुत तगड़ी बात थी कि भाई फोर्स कितना लग रहा है, इसलिए चार्ज की जो यूनिट रखी गई बेटा क्या रखी, कूलम रखी। अब इससे लोगों के अंदर जलन हो गई, क्या ऐसा कैसे कर दिया इसने यार, ये तो इज्जत कमा गया बहुत सारी। और जो कोई तगड़ा काम कर देता है ना तो लोगों में बेटा घुटन हो जाती है कि यार ऐसे कैसे कर दिया इसने। लोगों ने सवाल उठाए, लोगों ने सवाल उठाना चालू करे कि चलो ठीक है मान लिया हमने कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स आपने बता दिया कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दो से ज़्यादा के बीच में बताओ, जब मानेंगे हम तो। अब यार ये आदमी सोच रहा है यूँ करने लग गया, क्या करूँ मैं अब,
इसने कहा 2 से ज़्यादा के बीच में चाहिए क्या, ले यहाँ बुलाया, उन सबको बुला लिया, गोल घेरे में बैठा दिया। फिर एक प्रिंसिपल दिया, जिस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन, या फिर फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज ड्यू टू अ मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी सिंगल चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है। सपोज करो कि ये है चार्ज हमारे पास में Q1, ये है दूसरा चार्ज मेरे पास में Q2, ये है तीसरा चार्ज मेरे पास में Q3, और मान के चल लो यहाँ पर कोई चौथा चार्ज रखा हुआ है Q0। तो ये सारे चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। यानी मान लो ये तीनों एक साथ हो गए और इसको रिपेल करना चाहें तो कितने फोर्स से करेंगे। ये तीनों एक साथ हो गए, ये तीनों मिलकर के इस पर कितना फोर्स लगाएंगे। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही। तो फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस। तो सुनते जाओ। मान के चलो डिस्टेंस कितनी है, Q1 से Q0 की डिस्टेंस बताओ। अच्छा Q1 इसको पकड़ लो बेटा, ये Q0 पर कितना फोर्स लगाएगा बोलो, इधर लगाएगा। कितना लगाएगा, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, ये डायरेक्शन होगी इसकी। अच्छा Q2 किधर लगाएगा बोलो, Q2 लगाएगा इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। Q2 कहेगा चल भाग यहाँ से, और किधर भगाएगा ये, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2। और Q3 बता, Q3 किधर भगाएगा, Q3 भगाएगा इसको इस डायरेक्शन में। कैसे, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 3। यहाँ तक बात आ गई, समझ में नहीं आ गई बोलो। कूलम ने क्या कहा, तुम 4 के चक्कर में निकालो, 5 के चक्कर में 50,000 के बीच में चार्ज निकालो। फॉर्मूला तो मैं वही लगाऊंगा, 2 चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और उन सबको क्या कर दूंगा मैं बाद में जोड़ दूंगा। इसी को कह दिया उसने प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन, या फिर फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस। दैट मीन्स फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज, फोर्स ऑन अ चार्ज Q नोट, यानी किसी चार्ज पर नेट फोर्स जो होता है इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस। 3 चार्ज हैं तो 3 के लिए, n होंगे तो n के लिए। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन, नेट फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द ऑल फोर्सेस due to the individual charges. This is known as the principle of the superposition. सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये हम आसानी से सीख चुके हैं। अगर मुझे F1 निकालना है, F1 क्या होगा बताओ। देखो यहाँ से चालू करते हैं हम लोग, यहाँ से करते हैं बेटा, ये ले देख, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1। फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1 बता क्या होगा, K Q1 Q2 से लिख लेते हैं ना। K की वैल्यू आप 1/4 पुट कर सकते हो। K Q1 कितना होगा बोल, 0 और 1, यानी K Q0 Q1 अपॉन में R01 का स्क्वायर। ये मान लो आप कितनी, R01, ये मान लो R02, ये मान लो R03। कोई दिक्कत है इसके अंदर। तो R01 का स्क्वायर इनटू में R01 है, तो क्या कर दूंगा मैं, 10 कैप। फोर्स किधर लगेगा बोलो, 1 से 0 की तरफ, 0 1 1 से 0 की तरफ। फोर्स नंबर 1 हो गया मेरे पास में। इसी तरीके से मैं क्या निकालूंगा बोलो, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2। फॉर्मूला क्या होगा, K Q0, 0 पर 2 की वजह से 4। ये 2 चार्ज हैं, बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये रही। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लगेगा, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। K Q0 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है बता, R02 होगी डिस्टेंस, इसका स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो जाएगी बता, 2 से 0 की तरफ। इक्वेशन नंबर 2। तीसरा फोर्स निकालना है, तो तीसरे फोर्स के लिए क्या कर देगा बता, F03, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 3। फॉर्मूला क्या है, K Q0 Q3 अपॉन में R03 का स्क्वायर, R03 कैप। देख 3 और 0 इन दोनों के बीच में फोर्स, दोनों की डिस्टेंस दे रखी है, दोनों का मैग्नीट्यूड। तो K Q0 Q3 R03 का स्क्वायर, R03 कैप। यह मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। टोटल फोर्स निकालना है मुझे चार्ज पर, तो सबको क्या जोड़ दूंगा बेटा, तो सबको जोड़ दूंगा। तो टोटल फोर्स क्या होगा बता, F नेट ऑन चार्ज Q नोट कितना होगा, सबको जोड़ दो, F1 प्लस F2 प्लस F3। कैसे जोड़ा हम लोगों ने, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन। तो बता कैसे जोड़ेंगे, F नोट F1 बराबर बता दे, सॉरी अब ऐसे लिख लूँ बेटा मैं, F01 F02 F03, जिससे आसानी हो जाएगी अपने को। K 01 का मतलब Q0 Q1 R01 का स्क्वायर R10 कैप। 02 की वैल्यू लिख दो बेटा, K Q0 Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर R20 कैप। इसकी वैल्यू लिख दे 3 की, K Q0 Q3 अपॉन
R03 का स्क्वायर R03 कैप। समझ आ गई बात नहीं आ गई? तो ये टोटल फोर्स निकला। चाहे तो इसको अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। देखो कॉमन क्या आ रहा है बताओ सब में से, KQ0 सब में कॉमन है, तो KQ0 मैंने कॉमन लिया, अंदर बचा Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर R10 कैप प्लस Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर R20 कैप प्लस Q3 अपॉन R03 का स्क्वायर R30 कैप। बताओ भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है? पूछेगा कैसे? समझ देख, वापस पीछे करके देख ले। क्लियर है भाई? अब क्या लिखेंगे बेटा? समीशन की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सिग्मा की फॉर्म में। लिखना सीख लो। देखो x1 प्लस x2 प्लस x3, इसको अगर मैं सिग्मा की फॉर्म में ऊपर लिख दिया क्या? देख यार बोर्ड छोटा है अपना, कोई बात नहीं ना। इधर देख ले, देख तेरे को सिखा के जाऊंगा, आया हूँ तो x1 प्लस x2 प्लस x3 समीशन या सिग्मा की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? देख, इन सबको अगर मुझे जोड़ना है तो मैं क्या बनाऊंगा? ये बनाऊंगा सिग्मा का साइन या समीशन जिसको बोलते हो। अब देख कॉमन क्या चीज़ है? x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी x क्या आ रहा है? कॉमन, तो यहाँ पे x लिख दे। चेंज क्या हो रहा है बता? 1 2 3, नीचे वाला नंबर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या? i, और i की वैल्यू में कहाँ से कहाँ तक? 1 से 3 तक। समझ आ गई बात नहीं आ गई? सपोज कर ले इसके ऊपर होता है स्क्वायर, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देता। क्लियर है कि नहीं है भाई? अगर सपोज कर ले यहाँ पर होता x1 1 2 3, ऊपर भी 2 होता 3 होता, यहाँ पे भी क्या लगा देता? फिर मैं i लगा देता। समझ आ गई बात नहीं आ गई? सिमिलरली अपने को इसको किस फॉर्म में लिखना है बेटा? सिग्मा की फॉर्म में लिखना है। तो सिग्मा की फॉर्म में देख कैसे लिखेंगे इसको? देख पहले देख ले, सिमिलरिटी देख ले कहाँ पर आ रही है। यानी Q0 को तो मैंने बाहर निकाल लिया बाहर, ठीक है। अब इसके अंदर चलाना अपने को सिग्मा, तो सिग्मा को कैसे चलाएंगे? देख ऊपर देख, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 Q2 Q3 Q4 इस तरीके से आ रहा है, इसका मतलब Q लिख दिया मैंने। नीचे देख R01 10 02 20 03 30, यानी R0 अगर यहाँ पर है, देख R0 नीचे सेम आ रहा है, R0 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 और स्क्वायर सेम चल रहा है। एक नंबर तो मेरा यहाँ पर आ रहा है। दूसरा देख R10 R20 R30, इसका मतलब R1 को छोड़ के यहाँ पर 0 लिख देता हूँ मैं, और इसके ऊपर क्या लगा दूँ? कैप। अब देख यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है, तो इसकी जगह लिख दूँ मैं I, और i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 3 तक। i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 3 तक। यहाँ तक चाहो तो आप लोग सिग्मा की फॉर्म में आप लोग क्या लिख सकते हो? ये फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हो। और थोड़ा बड़ा करना है तो इसको k की वैल्यू पुट कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसमें वो पूछ ले कि भाई n चार्जेस के लिए फोर्स निकालो, तो निकाल सकते हो आप, मुझे ऐसा लगता है ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरी। कैसे निकालोगे? i बराबर 1 to क्या कर दोगे? n कर दोगे। कितने चार्जेस के लिए लग जाएगा? n चार्जेस के लिए। ऐसा थोड़ी है कि सर नहीं हम तो निकालेंगे पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1000 लाख करोड़ निकालते रहेंगे, तो बूढ़े हो जाओगे। इसके लिए क्या करेंगे? 3 की जगह सर n रख देंगे, जिससे हमारी उम्र भी बच जाएगी और जवान भी रहेंगे, टाइम भी बचेगा, और उसकी जगह कुछ और काम करेंगे। समझ आ गई भी बात नहीं आ गई? बहुत बढ़िया, इसको जल्दी से नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, हटा दें इसको, है ना। तो ये था बेटा प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन। यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं? अगर बहुत सारे चार्जेस दे दिए तो उन सभी की वजह से किसी एक चार्ज पर मैं क्या निकाल सकता हूँ? फोर्स निकाल सकता हूँ, टोटल फोर्स। ऐसे ही अपन फोर्स चार्ज 1 पर निकाल सकते थे, ऐसे ही फोर्स चार्ज 2 पर निकाल सकते थे, और ऐसे ही 3 पर 4 5 6 7 कितने भी चार्ज पर निकाल सकते हैं हम लोग फोर्स की वैल्यू को। अब एक गजब का क्वेश्चन सुनो। तो कूलम के अकॉर्डिंग ये पता चला मेरे को, देखना भाई अच्छी बात बता रहा हूँ। एक मान लो बेटा ये दो चार्ज है, Q1 और एक Q2, ये मान ले प्लस है, ये मान ले माइनस है। दोनों कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं? बोल, r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। दो चार्ज है, प्लस Q माइनस Q, दोनों कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं? r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो बता इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा? तो फोर्स की वैल्यू तू आसानी से लिख देगा कूलम लॉ के हिसाब से कि Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। होगा नहीं होगा बता? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर।
कि सर ये तो प्लस का ये माइनस का, बस ये ध्यान रखना है तेरे को। फोर्स में अपने को क्या लिखना है, खाली मैग्नीट्यूड लिखना है, उसका नेचर नहीं लिखना कि वो प्लस है या माइनस है, खाली क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, मैग्नीट्यूड। अब सपोज कर ले यहाँ पर कोई तीसरा चार्ज आ गया माइनस का Q3। अच्छा, इन दोनों के बीच में फोर्स बता कौन सा लग रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स। यानी Q1 Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और Q2 भी Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। बात आगे समझ में नहीं आ गई। अचानक से क्या होता है, इनकी जिंदगी में एक दूसरा चार्ज आ जाता है जिसको बोलते हैं बेटा Q3। क्या बोला उस चार्ज को, Q3। मान के चल ले Q3 से कितनी डिस्टेंस पर है, R13 डिस्टेंस पर है, ये है R12 डिस्टेंस पर। तो बताओ तीसरे चार्ज के आ जाने पर क्या इन दोनों के अट्रैक्शन में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तीसरे चार्ज के आ जाने पर इन दोनों में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उस पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बताओ। बताओ भाई, बताओ जल्दी से, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इन दोनों के बीच में उतना ही प्यार रहेगा, इन दोनों के बीच में उतना ही प्यार रहेगा। चाहे तीसरा चार्ज आ जाए, चाहे चौथा आ जाए, इससे इसके प्यार में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा सर, बेटा इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 R, यानी ये दोनों के चार्ज के बीच की डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन पर थोड़ी फर्क पड़ेगा। लेकिन इस पर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, इस पर क्या हो जाएगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, या फिर मैं ये कह दूं इस पर नेट फोर्स बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहां से ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यहां से ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर नेट फोर्स बढ़ जाएगा। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स थर्ड चार्ज की प्रेजेंस और एब्सेंस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन Q1 पर नेट फोर्स बढ़ जाएगा। नेट फोर्स कितना बढ़ जाएगा, F12 प्लस F13। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, लेकिन रियल लाइफ में प्रेजेंस से फर्क पड़ता है। हाँ, यूँ मत सोच लेना सर आप तो एग्जाम्पल तो दे रहे थे इतने दिनों से कि ये दो तगड़े तगड़े लड़कों की लड़ाई हो गई तो उसको लाके रख दिया, यहाँ तो रखा ही नहीं आपने, यहाँ नहीं लगेगा बेटा ये लोग। क्यों नहीं लगेगा, दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स लग रहा है तो तीसरे से फर्क पड़ेगा और बहुत भयंकर फर्क पड़ जाएगा। अब ये मत कहना कि सर आप इतनी देर से तो एग्जाम्पल दे रहे थे, जैसे चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा था आपने दो लड़के लाके खड़े कर दिए, क्या भाई फोर्स लग रहा है, यहाँ तो दे ही नहीं रहे। बेटा यहाँ इसको अप्लाई मत कर देना, रियल लाइफ में ये अप्लाई नहीं है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। क्यों, क्योंकि रियल लाइफ में बेटा फर्क पड़ेगा। रियल लाइफ में अगर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन इसकी जिंदगी में कोई तीसरा आ जाता है तो इस पर फर्क पड़ेगा, और अट्रैक्शन की वजह से फोर्स लगेगा, रिपल्सन बहुत तेज, और ये नहीं लगाएगा इस बार, ये दोनों लगाएंगे और ये पता नहीं कहाँ जाके गिरेगा। इसीलिए रियल लाइफ का एग्जाम्पल इसमें नहीं ले सकते। बात को थोड़ा समझा करो, कुछ जगह फीलिंग्स होती हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। क्लियर है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई, बात नहीं आएगी तो मैंने आपको क्या बताया, जो बताया वो सब आपको पता होना चाहिए। अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ कूलम्स लॉ के बारे में, परमिटिविटी के बारे में, रिलेटिव परमिटिविटी इन द फॉर्म ऑफ फोर्स। उसके बाद देख चुके हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। उसके बाद देख चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन। क्या देख चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन। उसके बाद देखा हम लोगों ने कि दो चार्ज अगर आपस में प्यार कर रहे हैं तो तीसरे चार्ज के आने पर उस पर कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। समझ में आ गई बात। देखो अब अगर आपको याद हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता था बेटा F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन r²। ये तो किसके बीच में लगता है बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में लगता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में लग रहा है, दो चार्जेस के बीच में लग रहा है। अगर आप देखोगे तो दोनों के अंदर सिमिलरिटी है। देखो F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन r² और F इज इक्वल टू K-Q1-Q2 अपॉन r²। कहाँ से आई सिमिलरिटी, पता चल गई ना। अब अपन देखेंगे कि दोनों कॉपीज के अंदर कहाँ कहाँ तो सिमिलरिटीज़ हैं और कहाँ कहाँ डिफरेंस है, क्योंकि चीटिंग पूरी थोड़ी हो पाती है, कहीं ना कहीं तो डिफरेंस मुझे मिलेगा। तो सिमिलरिटीज़ देखते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। देखना बड़े ध्यान से। यहाँ तो मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अभी आप देख ही चुके हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हम वैसे भी पढ़ चुके हैं। क्या आया था बताओ, F इज इक्वल टू K-Q1-Q2 अपॉन r²। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन
आर स्क्वायर। अगर आप देखो तो दोनों फॉर्मूला सेम है, F इज इक्वल टू GM1M2 अपन आर स्क्वायर। चलो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं FE, इसको लिख देते हैं 1FG। पहले मैं आपको बताता हूँ सिमिलरिटीज, क्वेश्चन है ये, है ना, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। पॉइंट नंबर 1, दोनों बेटा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, यानी नीचे किसको फॉलो कर रहे हैं, 1/r स्क्वायर 1/r स्क्वायर, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। दैट मींस बोथ फोर्सेस आर फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? दूसरी बात, दोनों फोर्सेस जो हैं अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगते हैं। दोनों फोर्सेस कैसे लगते हैं, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, यानी Q1 Q2 भी ऐसे ही लगता था अलोंग द लाइन जॉइनिंग। इसी तरह M1 M2 भी कैसे लगेगा, M1 M2 के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो भी कैसा होगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। समझ आ गई बात, नहीं आ गई? तीसरा पॉइंट, अगर अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगते हैं तो कौन से फोर्स कहलाएंगे बताओ, सेंट्रल फोर्स। दोनों कैसे हैं, बोथ आर द सेंट्रल फोर्स, और बोथ आर द सेंट्रल फोर्स के बाद फोर्थ क्या होगा, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहेंगे, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। दोनों फोर्स कैसे हैं, कंजर्वेटिव हैं। तो ये है बेटा इसके अंदर कुछ सिमिलरिटीज। अब देखते हैं डिफरेंस। इतना तो पूरा चीटिंग कर दिया था भाई सब भयंकर तरीके से। अब डिफरेंस देखते हैं कहाँ कहाँ पे चीटिंग करना रह गया या कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हुई, तो उसको बोलते हैं डिफरेंस। डिफरेंस देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ किस किस के बीच में लगता है, चार्जेस के बीच में। और ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में लगेगा बताओ, मासेस के बीच में लगेगा। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स तो मास के बीच में लगता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में लगता है, चार्जेस के बीच में लगता है। अच्छा, ये शायद मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि मास के बीच में जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और इसकी नेचर केवल एक होती है। वो कौन सी होती है, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है। कौन सी नेचर का फोर्स है बेटा, ये अट्रैक्टिव। कितना प्यार है देखो ग्रेविटेशन फोर्स में, यानी अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन लगे जा रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जहां जरूरत पड़ेगी तो अट्रैक्शन भी लगेगा, और जहां जरूरत पड़ेगी तो रिपल्सन भी लगेगा। प्यार से रख लो, वरना थप्पड़ मार के दे सकते हैं। प्यार भी है, गुस्सा भी है, यानी अट्रैक्शन फोर्स भी होगा और रिपल्सन फोर्स भी होगा। अब देखते हैं कि दोनों में से स्ट्रॉन्गर फोर्स कौन सा है, बता दो। चलो लाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है या ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग है, बता दो, मैं मान जाऊंगा। बता दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग है? कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है। कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है। क्यों है देखो, वो वाला एक्सपेरिमेंट याद है क्या आप लोगों को, ये स्केल को अपन ने बालों से रब किया, रब करने के बाद कागज के जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो कहाँ पर रखे हुए हैं, जमीन पर पड़े हुए हैं। अभी ग्रेविटेशन फोर्स कागज के या पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए है। लेकिन जैसे ही हम स्केल को रब करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी रब किया, रब करने पर यह हो गया चार्ज, तो कागज के छोटे छोटे पीस किसकी तरफ आने लगेंगे बोलो, स्केल की तरफ आने लगेंगे। किसकी तरफ आने लगेंगे, स्केल की तरफ आने लगेंगे। इसका मतलब ग्रेविटेशन फोर्स कमजोर है। ग्रेविटेशन फोर्स इज वीक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। समझ में आ गया? एग्जांपल एक दिया और बहुत सारे एग्जांपल आया था। क्लियर है भाई? चलो तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बल्कि आपको मेरा करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं यार, दिल बड़ा अपन का, बहुत ईजी क्लासेस, लर्न विद कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सुनो मेरी बात काम की भाई, पढ़ाई करनी है तगड़ी, जोर लगा के। कैसे करनी है, जोर लगा के। जोर जो लगाना है वो पढ़ाई में लगाना है, ये बात ध्यान रख लें। और कितनी तगड़ी पढ़ाई करनी है कि किस्मत खुद आके बोल दे, क्या बोल दे, ले बड़ा ये तो तेरा हक है। ठीक है भाई, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।